तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ सेल उसके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। व्हाट इज दिस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? एक्चुअली अगर मान लीजिए कोई सेल है और सेल का ये मेम्ब्रेन है, तो इससे अंदर क्या मेम्ब्रेन से एक सिस्टम बन सकता है, इससे कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आइए हम देखते हैं क्या हुआ। जब एवोल्यूशन हुआ तो उस दौरान जब प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बनाने की बारी आई, जैसे मान लीजिए कि ये फ्री डीएनए था, राइट। प्रोकैरियोटिक सेल में फ्री डीएनए है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि यहाँ से जब एवोल्यूशन शुरू हुआ तो इस डीएनए को घेरा जाने लगा बाहर के द्वारा। आप देखिए इस तरह से करके और इसको घेरना शुरू हुआ, राइट। आप यहाँ देख पा रहे हैं इसको। ये देखिए, ये इसको घेरना शुरू हुआ और धीरे धीरे यही स्ट्रक्चर किसमें बदल गया, दिस फॉर्म इनटू द न्यूक्लियस। साथ ही साथ ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर आपको दिखे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बदल के ये न्यूक्लियस में बदल गया। और कहीं कहीं पर इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ फ्रेगमेंट्स आए और उन्होंने फ्रेगमेंट मिलके इस तरह का एक कॉन्केव कॉन्वेक्स सिस्टम बना लिया, जिसको कि आज हम लोग गोल्गी बॉडीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? गोल्गी बॉडीज। जब प्लांट सेल की ओरिजिन हुई तो प्लांट सेल को टर्जिड रखने के लिए इन्हीं मेम्ब्रेन ने एक बड़े बड़े ऐसे वैक्यूल की रचना कर ली। इसकी रचना कर ली वैक्यूल्स की। तो ये जो गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल है, इन तीनों को अगर देखा जाए, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, तो ये सिस्टम है किसके? एंडोमेम्ब्रेन के, राइट। बाद में इन्हीं गोल्गी बॉडी से छोटे छोटे और ऐसे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एनिमल सेल में बने, जिसको कि हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या है, तो इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, दूसरा गोल्गी बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे और चौथा हम लोग वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, क्योंकि ये सभी मेम्ब्रेन के या सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग के द्वारा बने हैं। सबसे पहले हम लोग जिस सेल ऑर्गेनेल के बारे में देखने जा रहे हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आप ध्यान देंगे, सपोज ये एक न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के बाहर आप देखेंगे ऐसे, क्योंकि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो जो इसका आउटर मेम्ब्रेन है, राइट, वो ऐसे इनफोल्ड करता हुआ और सेल मेम्ब्रेन के पास जाकर मिल जाता है। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, जिसके अंदर आपको ऐसे क्रोमैटिन थ्रेड मिलेंगे, से लेकर आउटर मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो एक्सटेंडेड पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बात समझ आई? अब इसको मैं आपको थोड़ा सा 3 डायमेंशन में या 3D में दिखाता हूं। आइए देखते हैं। देखिए जब इसको आप 3D में देखना शुरू करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, ये एक्चुअल में कुछ पैरेलल सैक की तरह से स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर पैरेलल सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे। ये देखिए,
आप यहाँ पे देख रहे हैं पैरेलल सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ऐसे जुड़ा रहता है। दिस इज न्यूक्लियस, राइट। और आप इसको ध्यान से यहाँ से देखेंगे, ये देखिए ये वो सैक है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। राइट, ये अंदर इसके स्पेस है, आप देख पा रहे हैं। दिस इज द स्पेस जिसको कि हम लोग ल्यूमेन कहते हैं, स्पेस अथवा ल्यूमेन, ठीक है। दिस इज द ल्यूमेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम है, और ये इनर मेम्ब्रेन। और ये आपको जो दिख रहे हैं इसको कहते हैं पैरेलल सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्नी। पैरेलल सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्नी। इसमें कुछ जगह पर आपको ऐसे राइबोसोम चिपके हुए मिल जाएंगे, राइट। ऐसे अगर आपको राइबोसोम इस पर मिल रहे हैं, ये ATS राइबोसोम ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पोर्शन जिस पर कि राइबोसोम्स लगे होंगे, इसको हम लोग कहते हैं क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये राइबोसोम्स आपको आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस भी दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER का है, और जिस पोर्शन पे ये राइबोसोम नहीं लगे होंगे उसको हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वो देखने में स्मूथ लगता है, या SER। तो जहां राइबोसोम्स लगे होंगे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जहां राइबोसोम नहीं लगा होगा वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो ये पैरेलल सैक लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी। दिस इज कॉल्ड द सिस्टर्नी, राइट। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे बहुत ही ध्यान से, तो इस सिस्टर्नी के साथ साथ ऐसे कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी यहाँ पे लगे होंगे। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रखते हैं इसको कहते हैं ट्यूब्यूल्स। दीज आर कॉल्ड द ट्यूब्यूल्स। तो सिस्टर्नी के बाद जो दूसरी चीज इससे एसोसिएट होंगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसको ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे ग्लोबुलर और ओवल जो स्ट्रक्चर होते हैं, ग्लोबुलर और ओवल स्ट्रक्चर होते हैं, उनको कहते हैं वेसिकल। वेसिकल, तो वेसिकल्स आर ग्लोबुलर और ओवल स्ट्रक्चर। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? फर्स्ट, पैरेलल अगर अरेंजमेंट होगा तो उसको सिस्टर्नी कहेंगे। अगर ऐसे ट्यूब्यूल की तरह से दिखेंगे ब्रांच्ड, तब इसको कहेंगे ट्यूब्यूल्स। और अगर इस तरह से ग्लोबुलर या ओवल शेप होंगे तब इसको कहते हैं वेसिकल। एक्चुअल में ये वेसिकल ही हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जैसी चीजों को लेकर आते हैं और उसको सप्लाई करते हैं किसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। बात समझ में आई? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो एक तरह से इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो आइए देख लेते हैं इसका फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ER। इससे पहला देखते हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो होता है इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। मुख्य रूप से इसका जो काम है वो इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस।
दूसरा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है फॉर्म द सेल मेम्ब्रेन, तीसरा it form the nuclear membrane at end of telophase stage of सेल डिवीजन, उसको भी यही बनवाता है। चौथा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है SER कॉज लिपिड सिंथेसिस, और पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉज सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स such as कौन से स्टेरॉइड, such as कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरॉन जो कि आप जानते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन है, एंड टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। तो ये कुछ मुख्य फंक्शन है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है। इसी के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉज इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट और सातवां गिव राइज टू क्या बनाता है, गोल्गी बॉडीज एंड माइक्रोसोम्स, लाइक माइक्रोसोम मतलब छोटे बॉडीज, ग्लोबुलर छोटे बॉडीज, लाइक लाइसोसोम एंड परऑक्सीसोम जो कि फोटो रेस्पिरेशन का एक साइट है, राइट। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये मुख्य फंक्शंस हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर क्या करेगा, परफॉर्म कर पाता है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है जिसे हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे वो सेकंड है, दैट इज द गोल्गी बॉडीज, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब गोल्गी बॉडीज, या जिसको कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। गोल्गी बॉडीज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, या प्लांट के संदर्भ में इसको कई बार डिक्टियोसोम भी नाम दिया जाता है, डिक्टियोसोम, ठीक है। इसको रिपोर्ट किया था सबसे पहले कैमिलो गोल्गी ने, रिपोर्टेड बाय, ये एनसीईआरटी में है, कैमिलो गोल्गी, ठीक है। गोल्गी बॉडीज एक स्पेसिफिक जगह पे होती है, वो हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ ही पाया जाता है, और अगर इसको आप ध्यान से देखें तो काफ़ी हद तक इसका स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलता जुलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेनस, जबकि आपने देखा था जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या था, डबल मेम्ब्रेनस, राइट। इस तरह से वो क्या होता है इसमें कि इसमें भी ऐसे पैरेलल अरेंज सिस्टर्नी होते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये देखिए, ये
कॉन्वेक्स सरफेस है और इसी से लगे हुए ऐसे आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर दिखेगा। वास्तव में ये वेसिकल्स होते हैं जो जाकर यहाँ फ्यूज करते रहते हैं इस सरफेस पे। इन पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आप पाएंगे कि इसका जो शेप है एक तरफ कॉन्वेक्स है और दूसरी तरफ कॉनकेव है, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स या जिसको फॉर्मिंग फेस कहते हैं, फॉर्मिंग फेस, ठीक है, कॉन्वेक्स या फॉर्मिंग फेस। और इसके अपोजिट ये जो फेस है इसे हम लोग कहते हैं कॉनकेव और मैच्योरेशन फेस, राइट। तो दो फेसेस होते हैं गोल्गी बॉडी में, एक कॉनकेव या मैच्योरेशन फेस और कॉन्वेक्स या फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस की पहचान ये होती है कि वो कॉन्वेक्स होता है और साथ में इसमें इमैच्योर वेसिकल्स एंटर करते हैं, इमैच्योर वेसिकल्स विथ chemicals like carbohydrate and proteins। कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन्स वो यहाँ से एंटर करता है कॉन्वेक्स सरफेस में और बाहर क्या होता है, मैच्योर वेसिकल बन के निकलते हैं, इसीलिए इसको मैच्योरेशन फेस कहते हैं। मैच्योर वेसिकल्स with compounds like enzymes, glycolipid and glycoproteins, right? Mature vesicle with compounds like enzymes, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, इन तरह की चीजें निकलते हैं। इसी के साथ जो इस फेस से बाहर निकल रहा है वो लाइसोसोम भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लाइसोसोम के रूप में भी ये निकल सकता है। तो दो चीजें हो सकती हैं कि या तो इस फॉर्मिंग फेस से लाइसोसोम बन के निकलता हो या कोई मैच्योर वेसिकल निकलता हो जिसमें ऐसे कंपाउंड बनाए गए हों जो सेल के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक। तो क्या स्ट्रक्चरल चीजें हैं इसमें, तो वापस इसमें अगर हम जाएं तो आप देखिए कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो क्या जानते हैं पैरेलल साइक लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा। इसी के साथ इसमें आपको ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी दिखेंगे, ब्रांच ट्यूब्यूल्स की तरह से स्ट्रक्चर भी आपको इसमें ऐसे दिखेंगे इसके साथ साथ, ठीक है। और ऐसे आपको वेसिकल्स भी दिखेंगे। तो जो ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे जो कि ट्यूबुलर होंगे वो ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं और जो वेसिकल की तरह होंगे जो ग्लोबुलर होंगे उनको वेसिकल कहते हैं। तो इनमें भी तीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह से, वो है सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल, राइट। अब आप देख रहे हैं मैंने डॉट डॉट करके स्ट्रक्चर इस पूरे कॉम्प्लेक्स से चारों तरफ बनाया। इसको कहते हैं हम लोग जोन ऑफ एक्सक्लूजन, जोन ऑफ एक्सक्लूजन, राइट। दिस इज द जोन ऑफ एक्सक्लूजन। ये यानी कि वो जगह है जिसमें हियर नो अदर सेल ऑर्गेनल फाउंड। यहां पर आपको कोई और सेल ऑर्गेनल नहीं मिलेगा, यानी कि इस हिस्से में केवल गोल्गी बॉडी से रिलेटेड चीजें ही आपको मिलेंगी और कुछ भी वहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए हम लोग इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं।
फंक्शन। जो मेन फंक्शन है वो क्या है, कह सकते हैं कि गोल्गी बॉडीज आर द साइट ऑफ पैकेजिंग एंड सिक्रीशन। पैकेजिंग एंड सिक्रीशन, अब इन दोनों पर को फोकस करना है। क्यों इसको कहते हैं साइट फॉर पैकेजिंग एंड सिक्रीशन। पैकेजिंग का मतलब होता है जिस रूप में सेल को कंपाउंड की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट है जो कि इमेच्योर वेसिकल के थ्रू एंटर किया, गोल्गी बॉडी से हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गया हो, प्लस इसके साथ प्रोटीन, ये दोनों जुड़ गए और दोनों जुड़ के इनका क्या हुआ, पैकेजिंग हुआ और वो किस फॉर्म में हुआ, ग्लाइकोप्रोटीन। पैकेजिंग हुआ किसमें, ग्लाइकोप्रोटीन में, राइट। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट और इसके साथ लिपिड इन्वॉल्व हुआ और इनकी जो पैकेजिंग हुई वो किसमें हो गई, ग्लाइकोलिपिड्स में, राइट, इन द ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, तो ये पैकेजिंग हुआ। इसके अलावा जो भी चीज इसमें से सेल के लिए बनती है उसको सेल के द्वारा बाहर क्या किया जाता है, सिक्रीट आउट भी कर दिया जाता है, इसलिए इसका दूसरा फंक्शन क्या हुआ, सिक्रीशन। तो गोल्गी बॉडीज ऐसे जब पैकेजिंग का काम करते हैं तो बहुत सारे तरह के हार्मोन्स और एंजाइम भी बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई प्रोटीन गया, इस प्रोटीन में मॉडिफिकेशन हुआ और मॉडिफिकेशन करके इसको बदल दिया गया किसमें, एंजाइम्स में। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो गोल्गी बॉडीज हैं वो एंजाइम्स को बनाने के लिए भी एक साइट का कार्य करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द गोल्गी बॉडीज। इसके अलावा कुछ और चीजें भी आपको नीट में पूछी जा सकती हैं। जैसे एक चीज और होता है कि इट फॉर्म क्या करता है, फॉर्म एक्रोसोम ऑफ स्पर्म हेड, राइट। ये भी एक बार पूछा गया है, फॉर्म द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म हेड। स्पर्म के जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर एक एक्रोसोम का हिस्सा दिखेगा, राइट। तो ये जो एक्रोसोम है, दिस इज द एक्रोसोम, ये बनाने का काम कौन करता है, गोल्गी बॉडीज, राइट। इसके अलावा अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था सेल डिवीजन में कि जो गोल्गी बॉडीज है उसी के साथ साथ वो एक और काम करती है कि प्लांट में सेल प्लेट बनाती हैं। तो इन प्लांट गोल्गी बॉडीज फॉर सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। तो ये सब कुछ और अतिरिक्त फंक्शन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया, गोल्गी बॉडी समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल के तरफ, और वो है लाइसोसोम, राइट। लाइसोसोम जनरली एब्सेंट होता है प्लांट्स, ठीक है, और ये बनता है, ये सिंगल मेम्ब्रेनस ग्लोबुलर माइक्रो बॉडीज हैं formed by the collaboration of endoplasmic reticulum and Golgi body called GERL, यानी कि Golgi body endoplasmic reticulum related to
लाइसोसोम सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें गोल्गी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरे से रिलेट होंगे और वो लाइसोसोम को बनाएंगे। ठीक है, तो लाइसोसोम प्लांट सेल में जनरली एब्सेंट होगा। सिंगल मेम्ब्रेनस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, माइक्रोबॉडी है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज की एसोसिएशन से बनता है। आइए देखते हैं कि ये एसोसिएशन किस तरह से होता है और किस प्रकार से गोल्गी बॉडीज का फॉर्मेशन हो पाता है। तो इस GRL सिस्टम को हम लोग देखेंगे। इसमें आप देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, जो कि आगे कंटिन्यू कर गया है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हम बात यहां पर कर रहे हैं एक एनिमल सेल की। राइट, इसी के साथ जो सिस फेस होता है गोल्गी बॉडी का, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ ही पाया जाता है। सपोज मान लीजिए कि डिफरेंट तरह के केमिकल्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करके अपने पास ले आता है और उसको छोटे छोटे वेसिकल्स के रूप में पैकेज करके और गोल्गी बॉडीज तक पहुंचा देता है। दिस इज द गोल्गी बॉडी, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो उसने पहुंचा दिया। और आपने अभी पढ़ा कि ये मैच्योरेशन फेज से इस प्रकार से मैच्योर वेसिकल का निर्माण कराया जाता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये प्राइमरी लाइसोसोम है। दिस इज द प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, तो प्राइमरी लाइसोसोम एक तरह का मैच्योर वेसिकल है जो कि गोल्गी बॉडीज के द्वारा बनाया गया था। अब मान लीजिए कि एक एनिमल सेल है और इसमें कोई ये सॉलिड एलिमेंट है, हो सकता है फूड पार्टिकल हो, ये छोटे छोटे वेसिकल के रूप में अंदर आए, जैसे फूड वैक्यूल भी हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं फैगोसोम। दिस इज कॉल्ड द फैगोसोम। राइट, अब फैगोसोम जब अंदर आता है तो इसकी जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं हम लोग फैगोसाइटोसिस। दिस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। इसी तरह से अगर कोई लिक्विड आता है तो उसको कहते हैं हम लोग पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को कई बार सेल ईटिंग भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द सेल ईटिंग। और अगर कोई लिक्विड आता है इस तरीके से अंदर, तब इसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस और सेल ड्रिंकिंग। राइट, तो इन बाहर से आने वाले सब्सटेंसेस को प्राइमरी लाइसोसोम अपने अंदर लेकर ऐसे घेर लेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, ऐसे इनको घेर लेगा, इन सब्सटेंसेस को। राइट, ऐसे घेर लिया। अब जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो जब इन सब्सटेंसेस को घेर लेगा तब इसको नाम दिया जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल भी इसको कहते हैं, क्योंकि अब डाइजेशन कराएगा। और डाइजेस्टिव वैक्यूल, राइट, सेकेंडरी लाइसोसोम और डाइजेस्टिव वैक्यूल। जो प्राइमरी लाइसोसोम है इसमें लगभग 50 तरह के एसिड हाइड्रोलिसिस पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे एंजाइम जो एसिडिक पीएच पर हाइड्रोलिसिस कराते हैं बायोमोलिक्यूल का। जैसे आप यहां देखिए कि जो प्राइमरी लाइसोसोम है जो सबसे पहले बना था फ्रॉम द गोल्गी बॉडी, कंटेन 50 टाइप्स of
50 टाइप्स ऑफ एसिड हाइड्रोलेजेस, ये एक्ट एट एसिडिक पीएच अराउंड 5 के आसपास होना चाहिए, ठीक है, विच कंटेन एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को डिसॉल्व करेगा, लाइपेज जो कि आप जानते हैं कि लिपिड को डिसॉल्व करता है, डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीएज जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लिक एसिड को डिसॉल्व करता है। तो प्राइमरी लाइसोसोम में 50 तरह के एसिड हाइड्रोलेजेस रहते हैं, उससे कुछ एग्जांपल है माइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज और न्यूक्लियस। तो जो भी मटेरियल इनके अंदर जाएगा उसे डाइजेस्ट करने का प्रयास किया जाएगा, और ऐसे वेसिकल जिसके अंदर वो मटेरियल पाए जाते हैं और जिस पे एंजाइम का प्रभाव होना शुरू होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम और डाइजेस्टिव वैक्यूल। ये डाइजेस्टिव वैक्यूल क्या करता है कि उन चीज़ों को बिल्कुल डाइजेस्ट करा देगा। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लाइसोसोम बना है इसको टर्सरी कहते हैं या रेसिडुअल बॉडी, इसको कहेंगे टर्सरी लाइसोसोम और रेसिडुअल बॉडी। अब इसका कोई काम नहीं है सेल के अंदर, रेसिडुअल बॉडी, टर्सरी लाइसोसोम और रेसिडुअल बॉडी। चूंकि अब इसका कोई काम नहीं है सेल के अंदर, तो होता क्या है कि सेल के मेम्ब्रेन के पास पहुंचकर ये फूट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं और अपने वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। वेस्ट रिमूव्ड बाय, इस प्रोसेस कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस। अंदर आने को फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस, राइट। फैगोसाइटोसिस यानी कि सेल ईटिंग और पिनोसाइटोसिस यानी कि सेल ड्रिंकिंग, राइट। और बाहर निकालने को क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस, वेस्ट को बाहर निकालना। आप देख पा रहे हैं चूंकि इस प्रक्रिया में जो लाइसोसोम है वो बर्स्ट हो जा रहा है, फूट जा रहा है, तो फूट जाने की वजह से इसका अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसीलिए कहते हैं कि लाइसोसोम इज सुइसाइडल बैग, खुद का सुसाइड करने वाला बैग ऑफ सेल। ये बहुत बार पीएमटी पूछा गया और शायद लाइसोसोम से रिलेटेड ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम क्या कहते हैं, लाइसोसोम इज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्योंकि इंट्रासेलुलर डाइजेशन यानी कि सेल के अंदर का डाइजेशन करने की प्रक्रिया में ये खुद अपने अस्तित्व को मिटा देता है, फूट के समाप्त हो जाता है, खुद ही अपना सुसाइड कर लेता है। इसलिए इसको कहते हैं लाइसोसोम इज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो ये आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न बनता है पीएमटी में, लाइसोसोम इज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो आपने ये देखा कि किस तरह से लाइसोसोम काम करता है, सेल के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन कराते हैं। इसका एक और अच्छा फंक्शन ये देखा गया है, जैसे मान लीजिए कोई माइटोकॉन्ड्रिया है और ये माइटोकॉन्ड्रिया ओल्ड हो गया है, राइट। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है सपोज ये ओल्ड हो गया है, वर्न आउट यानी ओल्ड हो चुके सेल ऑर्गेनल, ये माइटोकॉन्ड्रिया मैंने एक एग्जांपल दिया, कुछ भी हो सकता है। तो इस वर्न आउट सेल ऑर्गेनल को भी क्या हो जाएगा कि प्राइमरी लाइसोसोम अपने साथ लेगा और किससे बदल देगा, सेकेंडरी लाइसोसोम में। या फिर इसके लिए कई बार एक नया नाम देते हैं, जब भी वर्न आउट सेल ऑर्गेनल किसी प्राइमरी लाइसोसोम में रहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑटोफैजिक वैक्यूल, ऑटोफैजिक वैक्यूल, राइट। और ये ऑटोफैजिक वैक्यूल वो वैक्यूल है जिससे सेल का ही कोई पुराने सेल ऑर्गेनल होता है और फाइनली ये डाइजेस्ट करके टर्सरी लाइसोसोम में बदल जाता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन देखा जाता है। अब बात करते हैं कुछ और फंक्शन की लाइसोसोम के, कि लाइसोसोम और क्या फंक्शन करता है। तो अभी आपने देखा कि जो लाइसोसोम है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम करता है, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या होता है कि जब भी ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, ऑर्गन बनने की प्रक्रिया में होता है, तब जितने भी फालतू सेल्स होते हैं या जो ऐसे सेल्स होते हैं जो शेप में गड़बड़ी पैदा करते हैं, उनको वो हटा देता है। कैसे हटाता है
इस प्रोसेस कहते हैं ऑटोलिसिस। दिस इज कॉल्ड ऑटोलिसिस। इसमें क्या होता है कि लाइसोसोम बर्स्ट टूट जाता है, बर्स्ट इनसाइड द सेल and digest the cell content completely। क्या करता है? लाइसोसोम burst inside the cell and digest the cell content completely। इस प्रकार से पूरे सेल को क्या करता है? वो डिसॉल्व करके समाप्त कर देता है। फॉर एग्जाम्पल एक कैथेप्सिन पाया जाता है, कैथेप्सिन found in the lysosome of cells of tadpole larva tail, cells of tadpole larva tail cause degeneration of टेल इन फ्रॉग। तो आप देखते हैं कि जो फ्रॉग है उसका जो टैडपोल लार्वा है उसमें टेल पाया जाता है, लेकिन समय के साथ होता क्या, जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो इस टेल के अंदर के जो सेल्स हैं उसके लाइसोसोम का जो कैथेप्सिन होता है धीरे धीरे क्या करता है, लाइसोसोम को ब्रेक करने लगता है और पूरा सेल जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। इस तरह से इस प्रक्रिया में जिससे पूरा सेल ही लॉस हो जाता है लाइसोसोम की वजह से, इसको कहते हैं हम लोग ऑटोलिसिस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये लाइसोसोम क्या है। अब हम लोग फाइनली एंड की तरफ बढ़ रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के, और वो है वैक्यूल। द लास्ट वन टॉपिक इज द वैक्यूल। वैक्यूल जनरली जो प्लांट्स होते हैं, जनरली प्लांट्स हैव अ लार्ज वैक्यूल टू मेंटेन द शेप और टर्जिडिटी, जिससे अपना प्लांट सेल अपने शेप को मेंटेन रख पाता है, उसको कहते हैं टर्जिडिटी। ठीक है, एंड मे ऑक्यूपाई, और ये वैक्यूल कितने बड़े हो सकते हैं प्लांट सेल में, तो मे ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम इतने बड़े हो सकते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, मेंटेन करना सेल के शेप को। क्या इंपॉर्टेंट चीजें इस वैक्यूल में है, तो वैक्यूल मेम्ब्रेन को कहते हैं, वैक्यूल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये पूछा गया क्वेश्चन है, वैक्यूल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट। ठीक है, ये हाईली परमिएबल होता है। दूसरी चीज, इनसाइड द वैक्यूल क्या पाया जाता है, तो इनसाइड द वैक्यूल प्रेजेंट वाटर, ions, waste and organic acids such as मैलिक एसिड, जिसके बारे में हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर में देखेंगे, मैलिक एसिड। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें वैक्यूल के अंदर होती हैं, और जो मुख्य कार्य होता है वैक्यूल का वो होता है टू मेंटेन द शेप और टर्जिडिटी ऑफ द सेल। ठीक है, एनिमल सेल में भी वैक्यूल पाए जाते हैं, जैसे एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात होती है जो कि अमीबा में पाया जाता है। तो इसका भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन अमीबा एंड सम प्रोटोजोआ जैसे कि पैरामीशियम और यूलिना में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यानी ऐसा वैक्यूल जो अपने आकार को बदलता रहता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि कितना पानी उस सेल के अंदर रहता है या रहेगा, इसको मेंटेन करने का काम कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर किसके लिए? ऑस्मो रेगुलेशन। किसमें? इन अमीबा एंड सम प्रोटोजोआ। तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और आप ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। इसके साथ साथ आप क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कीजिएगा, और कुछ और भी क्वेश्चन होते हैं जो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह से मिल जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन कुछ मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ऐसे आ सकते हैं कि जो मिसल्स मेम्ब्रेन जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, जैसे मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने किसी नर्व सेल का अगर डायग्राम देखा होगा, सपोज दिस इज द नर्व, दिस इज न्यूरॉन, राइट, नर्व सेल और न्यूरॉन। इसमें आप जानते हैं कि इट इज द डेंड्राइट्स, दिस इज एक्सॉन पार्ट, ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर देखे जाते हैं, इसको कहते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स। एक्चुअली ये निसल्स ग्रेन्यूल क्या है? तो ये वास्तव में होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम्स, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पीएमटी में आते हैं। वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, एग्जाम्पलर देखेंगे और एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वैसे आपको डिफरेंट चैप्टर्स में इससे रिलेटेड कुछ चीजें मिलेंगी। एक क्वेश्चन अभी भी किसी ने पूछा कि अगर हमें माइटोकॉन्ड्रिया को कलर करना हो तो किससे करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए मैं आपको बता दूं कि एक जैनस ग्रीन आता है कलरिंग एजेंट, जैनस ग्रीन कलर्स द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये नीट एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये जैनस ग्रीन के बारे में। ठीक है, तो छोटे मोटे जो ऐसे क्वेश्चन होंगे, जैसे सब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, तो ये चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, जिसमें आगे के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि राइबोसोम्स है और सेंट्रियोल्स है, न्यूक्लियस है। इनके बारे में देखने के लिए अगला वीडियो लेक्चर देखिए। थैंक यू सो मच।